नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा प्रकाश है। आज हम आपके सोशल साइंस का महत्वपूर्ण चैप्टर कर रहे हैं और यह महत्वपूर्ण चैप्टर से लगभग देखा जाए तो 1 नंबर का पूछा जा सकता है। आज के जो चैप्टर रहने वाला है वह भारत में मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा अपरदन और संरक्षण से है। तो मृदा अपरदन, संरक्षण और वर्गीकरण से संबंधित करेंगे और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ध्यानपूर्वक यहाँ पे शुरुआत करते हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। पहला प्रश्न साथियों क्या पूछा जा रहा है कि मृदा निर्माण में खाली स्थान अपक्षय ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यानी जब मृदा और मिट्टी का निर्माण होता है तब उसमें जो अपक्षय होता है और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं वनस्पति जात, प्राणी जात, समय, जनक, चट्टान या जलवायु। इस टॉपिक से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और अभी नया अपडेट भी आ चुका है कि जो मैथ, साइंस और सोशल साइंस का लेवल है वह 10th क्लास तक का कर दिया गया है। तो नो डाउट अभी ये जो 12th लेवल तक का आना था, 10th क्लास तक के लेवल का सिलेबस में बदलाव किया गया है। सिलेबस वही रहेगा लेकिन ये बताया गया है कि लेवल जो है 10th क्लास तक का रहेगा। तो मृदा निर्माण में अपक्षय की बात हो रही है और ह्यूमस निर्माण की दर को कौन कौन जो है प्रभावित करेगा, तो नोट कर लीजिए। इसको प्रभावित करने के लिए अपक्षय ह्यूमस निर्माण की दर को पहला तो जलवायु होता है, जलवायु के बाद मूल चट्टानें होती हैं, मूल चट्टानें हो जाती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं और समय भी होता है। ये सारे कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे जलवायु इज द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मृदा का लवणीकरण किस कारण से होता है। जी हाँ, मृदा में जो लवणीकरण मतलब सभी लवण मतलब होता है नमक की मात्रा। मृदा की लवणीकरण किस कारण से होता है? पीड़कनाशी, भूमि कटाव, अधिकांश सिंचाई, फसल आवर्तन। तो मृदा का लवणीकरण सभी लोग बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा। कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है अब प्रश्न। मृदा का लवणीकरण किस कारण से होता है? कारण पूछा था, रीजन बताना है। देखिए, मृदा का लवणीकरण जो होता है कई कारणों से होता है। प्राकृतिक प्रक्रिया भी हो सकती है और आपके मानवीय गतिविधियां भी हो सकती हैं। खनिज का अपक्षय होना, समुद्री जल का प्रवेश हो जाना, जलवायु से संबंधित शुष्क और शुष्क क्षेत्र में अनुचित सिंचाई भी आप किया जाती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन होना चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अत्यधिक सिंचाई भी हो सकती है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से या वृद्धि मापी से। जो मृदा की लवणता होती है, कैसे हम पता करते हैं कि मिट्टी में इतनी लवणता पाई जाती है? तो वह होता है चालकता मापी, कंडक्टिविटी मीटर होता है। मृदा में अधिक लवण होने से पौधे में विकास में बाधा आएगी। चालकता मापी यानी मृदा विलयन की विद्युत चालकता को मापकर लवणता का अनुमान लगाया जाता है। तो चालकता मापी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर उच्च विद्युत चालकता होगी तो वह उच्च लवणता का संकेत देता है। और मृदा लवणता को डेसी सीमेंस में नापते हैं, मतलब डीएस प्रति मीटर। डेसी सीमेंट प्रति मीटर माना जाता है, मापने का एक फार्मूला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। किसमें है सभी लोग बताइए। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? और ये आप सभी लोग जानते होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये नाम आता है राजस्थान। ये आईएएस लेवल का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हाई लेवल के प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड हम सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और जितना भी अभी तक सिलेक्शन हुआ ज़्यादातर वह एनसीईआरटी बुक्स पढ़ के ही उन्होंने सिलेक्शन पाया, एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ के ही सिलेक्शन पाया है। तो राजस्थान इज़ द राइट आंसर। और यहाँ एक सांभर झील मशहूर है। अगला प्रश्न है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। मिट्टी में लवणता यानी खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। यानी मिट्टी में लवणता खारापन हमें कम करना हो, क्षारीयता कम करना हो, या इसकी समस्या का समाधान क्या हो सकता है? खेतों में जिप्सम का प्रयोग किया जाए, शुष्क कृषि विधि की जाए, वृक्षारोपण किया जाए, या समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि की जाए। क्या रीजन हो सकता है? देखिए जिप्सम किसको बोलते हैं? CaSO4 2H2O, CaSO4 × 2H2O। ये मिट्टी की लवणता क्षारीयता की समस्या खत्म होती है जिप्सम से। तो राइट ऑप्शन सभी लोग, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जिप्सम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम, लाइम, कैल्शियम, सुपर फास्फेट या वेजिटेबल कंपोस्ट की बात करूँगा। तेजाबी मिट्टी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तेजाबी मिट्टी कृषि योग्य अगर इनको बनाना है तो सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया जाता है? तेजाबी मिट्टी को एक और भी नाम बोला जाता है, वह है अम्लीय मिट्टी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तेजाबी मिट्टी को अम्लीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा, सभी लोग बताइए। इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है चूना, और चूना को क्या बोला जाता है? लाइम। इसे मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की अम्लता कम होती है, जिससे वह फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तो चूना मिलाने से, अगर तेजाबी मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, वहाँ पे चूना, लाइम को मिलाने से उसमें अम्लता कम हो जाती है। लेकिन जो जिप्सम का प्रयोग है, देखिए जिप्सम का प्रयोग किस में होता है? जिप्सम का उपयोग लवणीय और क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए किया जाता है, ना कि तेजाबी मिट्टी के लिए। लवणीय और क्षारीय के लिए किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है, यह भी अच्छा प्रश्न है। यह भी प्रश्न कह रहा है, क्या प्रश्न कह रहा है? एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को भी कहते हैं चारागाह मृदा, पेड़ लफर मृदा, चरनोजेम मृदा या पॉट जॉल मृदा। एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अतिरिक्त या अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है पेड़ लफर मृदा। पेड़ लफर मिट्टी बोला जाता है। यह मिट्टी आमतौर पे आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है। पेड़ लफर मृदा में कैल्शियम की मात्रा कम होती है। पेड़ लफर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है या कब होता है? जब मिट्टी में मौजूद एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड पानी के साथ घुलकर मिट्टी की निचली परत में जमा हो जाता है तो पेड़ लफर मृदा का निर्माण होता है। ये लाल और भूरे रंग की होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जैसे पोषक तत्व की कमी होती है। पेड़ लफर मिट्टी का उपयोग कृषि के लिए नहीं होता है, ये भी ध्यान देना है, लेकिन इसका उपयोग ईंट बनाने और भवन निर्माण में किया जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा क्या कहलाती है? जी हाँ साथियों, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है
पेडोकाल, पेडलफर, पॉडशाल, लेटेराइट। सभी लोग बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है, ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। पेडोकल की बात करता हूँ। एक प्रकार की मिट्टी है जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, पेडोकल मिट्टी होती है, और इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की दर वर्षा से अधिक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम यौगिक मिट्टी में जमा होता है। इस प्रकार पेडोकल मृदा में कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक मात्रा में हो जाती है। तो पेडोकल फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह तत्व है लोहा, तांबा, मैग्नीज, जस्ता। भारतीय मृदा में यानी हमारी मिट्टी में, भारतीय मिट्टी जो होती, इंडियन सोल जो होते हैं, जिसमें सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती, और वह कहलाता है साथियों जस्ता। कई अध्ययनों से हमने पाया है कि भारतीय मिट्टी में जिंक की व्यापक कमी है जो फसलों की उपज और गुणवत्ता को प्रभावित भी करती है, और यह शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में अधिक मात्रा में होता है। तो जस्ता इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल आप लोग तैयार ही हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। हर एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? परिस्रवण, चालन, प्रक्षालन या पारशोषण? देखिए, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा में जो अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण होती है, उस क्रिया जो होती है, उस क्रिया को ही क्या बोला जाता है? सही बताइए। उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उस क्रिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सभी लोग बताइए। उस क्रिया को हम प्रक्षालन बोलते हैं। थोड़ा ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। सभी को कमेंट करना, फीडबैक करना। जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। टॉपर नोट्स कैसे, किस प्रकार से मिल सकता है आपको, आप जैसे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आपको डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न की बात करता हूँ। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बंजर भूमि, तो बंजर भूमि का संपर्क किससे हो सकता है? राजस्थान से हो सकता है ज़्यादातर। और राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% बंजर भूमि है, याद रखिए। जी हाँ, 25%। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तलावचन द्वारा, तल्लोचन द्वारा, स्वस्थानीय अपक्षयण द्वारा या अपरदन द्वारा? तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो मिट्टी है ना, वह जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है इसको। इसका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जो तलछट के जमाव से हुआ है। तो तलछट के जमाव से हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए राइट आंसर होगा तलोचन द्वारा हो जाएगा। तलोचन की जगह यहाँ पे तलछट भी दे दिया जा सकता था। ये सारे शब्दों को उपयोग करके आपको क्या किया जा रहा है? भटकाया जा रहा है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? क्लाइमेटिक, इडेफिक, बायोटिक या टोपोग्राफी? यह भी बेहतरीन ये क्वेश्चन कह सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और लगभग संभावित क्वेश्चन है आप सभी के एग्ज़ाम की वजह से।
तो हर एक क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। तो एडेफिक इज द राइट आंसर हो जाएगा। एडेविक कारक वे कारक होता है जो मृदा से संबंधित होता है, पौधे के विकास और वितरण को प्रभावित करता है। इसमें मृदा की संरचना, बनावट, पोषक तत्व की उपलब्धता, जो जल क्षारण धारण क्षमता होती है, पीएच जैसे कारक सारे शामिल होते हैं। तो एडेफिक इज द राइट आंसर। और यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 लेवल वाले प्रश्न यहाँ पे ला रहे हैं ताकि आपसे छुटके सिलेक्शन नहीं जाना चाहिए। एंटीसोल क्या है? काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट या लाल मिट्टी? एंटीसोल। एंटीसोल एक प्रकार की मिट्टी है जिसमें मृदा निर्माण के बहुत कम या कोई प्रमाण नहीं होता और ये युवा जलोढ़, मैदानी, खाड़ी, ढलानों में पाया जाता है। और इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यह मिट्टी युवा जलोढ़ मैदानों या खड़ी ढलानों में पर पाई जाती है। एंटीसोल को सबसे कम विकसित मृदा भी कहा जाता है क्योंकि इनमें मिट्टी की परतें का विकास बहुत कम होता है। जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है कि जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। कछारी या जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ गए? किसी भी प्रश्न में डाउट हो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप लोग। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा भी आपकी जलोढ़ मृदा ही है, याद रखें। गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान और नदी घाटियों में पाई जाती जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और कृषि के लिए अनुकूल भी पाई जाती है। अनुकूलता इसमें बहुत ज़्यादा होती कृषि के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? कछाड़ी, जलोढ़ और लेटेराइट, लाल लेटेराइट मिट्टी, काली और कछाड़ी या लेटेराइट और काली? तो वह कहलाती है आपकी कछाड़ी या जलोढ़ और लेटेराइट मिट्टी। क्यों ये मिट्टी कहलाती है? लेटेराइट मिट्टी नहीं आएगी साथी, इसमें आएगा आपकी काली और कछारी जलोढ़ मिट्टी आ जाएगी। जलोढ़ मिट्टी को निर्मित मिट्टी में नदी निर्मित मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर काली और कछारी जलोढ़ मिट्टी, थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? चाय, गेहूं, चावल, मूंगफली? ऐसी फसल जो जलोढ़ मिट्टी पे उगती हो। तो जलोढ़ मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा सभी लोग जानते होंगे चावल की आवश्यकता होती है। कांपू जैसी मिट्टी किस में होती है? चावल में होती है ना, जलोढ़ मिट्टी। युवा नदियों द्वारा बहा के जो लाई जाती है, तो चावल इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? लेटेराइट, लाल, जलोढ़ या काली? धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी चिकनी या मटियार मिट्टी के नाम से जाना जाता है और चिकनी और मटियार मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है जलोढ़ मिट्टी, जो धान की फसल के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो मैंने पिछले में भी आपको बताया भी है। अगला प्रश्न है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह कितने नीचे लगभग है? 600 मीटर, 6000, 800 या 100 मीटर? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, कितनी होगी लगभग? सभी लोग बताइए। इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है लोगों को। कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है, कभी कभी बुक में काफ़ी कुछ अलग होता है
गूगल में भी डालने पर कई सारे आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि गूगल में डालने वाले ही इंसान ही अपडेट होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जो डिटेल डाला था वो इंसान के द्वारा ही डाला गया है। तो गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग आपके 6000 मीटर तक होती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर देंगे आप सभी के लिए, ये मॉक क्वेश्चन के रूप में देंगे, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके हमें बताना है। गंगा के मैदानों की पुरानी कचहरी ये जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, बांगर, खादर, कल्लर या रेगुर मिट्टी। गंगा के मैदानों की पुरानी या कचहरी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, ये आप सभी लोगों को कमेंट करके और हमें फीडबैक करके बताना है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं। क्लास को ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी इस बार जोरदार कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे शुरू हो रही है।